वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और ये हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो हम यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और इनके आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनको डिस्कस करने से पहले हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एक कहानी स्टार्ट होती है 1950 में। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तब यूनियन टेरिटरी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तब सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स थे और उस टाइम के जो स्टेट्स थे उनको हमने 4 टाइप के स्टेट में कैटेगराइज कर रखा था। स्टेट ऑफ टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी, यानी कि यूटी नाम की कोई चीज़ थी नहीं। फिर यूटीज कब आए? 1956 यानी कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने जो हमारा पुराना क्लासिफिकेशन था ABCD का उसको कैंसिल कर दिया और नया कैटेगराइजेशन लेके आए। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी, स्टेट्स और यूटीज। तो यानी कि यूटी नाम की चीज़ 1956 यानी कि 1956 में आए, इससे पहले यूटी नाम की कोई चीज़ थी नहीं। अब दिल्ली का क्या है? दिल्ली पहले टाइप सी स्टेट हुआ करता था, उसके बाद उसे यूटी बनाया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि पहले दिल्ली टाइप सी के स्टेट में था और मोस्टली जो टाइप सी और टाइप डी स्टेट्स थे ना उन्हीं को यूटी बनाया गया मोस्टली। तो अब जब 1956 में दिल्ली यूटी में कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली अब इसके पास अपनी असेंबली नहीं होगी, पर इससे पहले दिल्ली के पास अपनी असेंबली हुआ करती थी। 1950 में दिल्ली 51 में दिल्ली के पास अपनी असेंबली थी। 1956 से पहले दिल्ली के पास असेंबली हुआ करती थी, पर अब असेंबली नहीं है क्योंकि अब ये यूटी में कन्वर्ट हो गया। यूटी क्या होता है? ऐसा एरिया जो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो अब दिल्ली में कोई असेंबली नहीं होगी। दिल्ली का किसी भी यूटी जो बने थे किसी के पास भी अपनी असेंबली नहीं थी। अब इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज़ और जान लेते हैं, यूटीज बनाए क्यों गए, क्या ज़रूरत थी? इनको स्टेट में ही मर्ज कर देते या फिर नया स्टेट बना देते? यूटीज बनाने के कई सारे रीज़न है, मेनली 3 रीज़न है यूटी बनाने के: पॉलिटिकल रीजन, कल्चरल रीजन और स्ट्रैटेजिक रीजन। दिल्ली को यूटी बनाने का एक पॉलिटिकल रीजन है। कल्चरल रीजन भी हो सकता है किसी को यूटी बनाने का, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, उसे हमने यूटी बनाया। हमने उसे महाराष्ट्र में मर्ज नहीं किया, महाराष्ट्र को डोमिनेट नहीं करने दिया वहाँ का कल्चर, क्योंकि वहाँ का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, इसलिए हमने उसे यूटी को कन्वर्ट किया। किसी यूटी को यूटी बनाने का कारण स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इनको हमने यूटी स्ट्रैटेजिक रीजन की वजह से बनाया। यहाँ पे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेसिस है हमारे यहाँ पर, इसलिए हमने इसे यूटी बनाया। किसी स्टेट के साथ ना ही मर्ज किया ना ही इसे स्टेट बनाया, इसलिए हमने यूटी बनाया। तो हम ये देख चुके हैं कि पहले यूटी नाम की कोई चीज़ थी नहीं, पहले स्टेट्स थे। फिर 1956 में यूटी बने और तब किसी के पास अपनी असेंबली थी नहीं। तो ये असेंबली बनने का असेंबली पर फिर उसके बाद हमने देखा आज कुछ यूटीज के पास असेंबलीज हैं। तो ये असेंबली बनने की असेंबलीज देने की स्टार्टिंग कब से हुई? सबसे पहला यूटी जिसे अपनी असेंबली मिली थी वो था पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी था, दिल्ली नहीं था। दिल्ली पहला यूटी नहीं था जिसे अपनी असेंबली मिली, दिल्ली को तो बहुत बाद में मिली पुडुचेरी के। अब पुदुचेरी को कब मिली? इसे मिली 1963 में। 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 आया था, तब पुडुचेरी को अपनी असेंबली मिली। और तब दिल्ली को अपनी असेंबली नहीं मिली। दिल्ली को अपनी असेंबली कब मिली? दिल्ली को असेंबली अपनी बहुत बाद में जाके मिली। दिल्ली को अपनी असेंबली मिली 1991 में। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने दिल्ली को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी। प्लस इसने दो काम और किए। इसने दिल्ली का नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से चेंज करके एनसीटी ऑफ दिल्ली कर दिया। एक और चीज़ की इन्होंने ये कहा कि असेंबली तो आपको दे दी गई है, पर इस असेंबली के पास स्टेट लिस्ट के 3 मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट नहीं है। हमारे पास स्टेट लिस्ट की 3 एंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर दिल्ली असेंबली राइट नहीं, लॉ नहीं बना सकती। एंट्री नंबर 1, 2 और 18, मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इससे रिलेटेड कोई लॉ दिल्ली असेंबली नहीं बना सकती। तो असेंबली तो दे दी बट विद लिमिटेड पावर्स। अब ये हमने जान लिया यूटी के बारे में, यूटी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम यूटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पर आते हैं। तो यूटी से रिलेटेड जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 239। इसका टाइटल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी यूटी की वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, यानी कि प्रेसिडेंट साहब रूल करेंगे यूटी को। दूसरी चीज क्या मेंशन है?
प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे अपने बिहाफ पे वहाँ रूल करने के लिए। अब इस एडमिनिस्ट्रेटर के अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग यूटी में, कहीं से एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जा सकता है, कहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जा सकता है। तीसरी चीज क्या मेंशन है आर्टिकल 239 में कि प्रेसिडेंट किसी एडजॉइनिंग स्टेट के गवर्नर को भी किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तीन बातें हैं आर्टिकल नंबर 239 के अंदर। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 239A पर। 239A किससे रिलेटेड है? 239A ही वो आर्टिकल है जिसने पुडुचेरी को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी। और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसके पास स्टेट लिस्ट के सारे मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट है, दिल्ली की तरह नहीं है। दिल्ली के पास 3 मैटर पे ऊपर लॉ बनाने का राइट नहीं है। तो 39A ने पुडुचेरी को लेजिस्लेटिव असेंबली दी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 239AA। यही आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पार्ट का। इसका टाइटल है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस। इसमें क्या है? इसमें यही चीज मेंशन है कि इसके दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाएगी। दूसरी बात कि दिल्ली का नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बदल के एनसीटी ऑफ दिल्ली किया जाएगा। तीसरी बात कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 1, 2 और 18 पर लॉ बनाने का राइट नहीं है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इसके ऊपर आप लॉ नहीं बना सकते। और भी कुछ चीजें हैं, मेन मोटी मोटी यही बातें हैं इसके अंदर। लास्ट आर्टिकल यूटी से रिलेटेड जो है वो है हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। ये बात करता है, यानी आर्टिकल नंबर 241 ये कहता है कि यूटीज को हाई कोर्ट्स मिलने चाहिए। हाई कोर्ट देने का प्रोविजन यूटी को आर्टिकल नंबर 241 में है। तो ये 4 आर्टिकल थे यूटी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 रिलेटेड है पंचायत से। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मेनली। वैसे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें लगभग सभी हैं, टाइम मिले तो आपको सारे ही पढ़ लेने चाहिए। हम मोटे मोटे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 243B, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये कहता है पंचायत होनी चाहिए, बस इतनी सी बात कहता है आर्टिकल नंबर 243B। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 243C। ये इसका टाइटल है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत में कौन कौन होगा वो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। फिर है आर्टिकल नंबर 243D, ये रिलेटेड है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि पंचायत में सीट्स का रिजर्वेशन होगा, ये चीज इसके अंदर मेंशन्ड है। किन किन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी? एससीज के लिए, एसटीज के लिए और विमेन, इन 3 लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि विमेन्स के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है? 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है विमेन के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है। अब लास्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 243K। इसमें क्या है? इलेक्शन टू द पंचायत, यानी कि इलेक्शन के लिए पंचायत के लिए इलेक्शन होंगे, ये प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर है। तो ये हो गया हमारे पंचायत की बात, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 9A, ये रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज से। इधर भी वही 4 मुद्दों के ऊपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 4, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, रिजर्वेशन ऑफ सीट और इलेक्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है वो है आर्टिकल नंबर 243Q। इसमें यही लिखा है कि मतलब म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। आर्टिकल नंबर 243R में लिखा है कॉम्पोजिशन, यानी कि उसमें कौन कौन होंगे म्युनिसिपैलिटी में। आर्टिकल नंबर 243 के अंदर लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि कुछ लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी। इसमें भी वही है, 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होंगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 243ZA। इसमें क्या है? इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि इलेक्शन होंगे वहां। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 12। पार्ट 12 के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 279A। ये किससे रिलेटेड है? ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है ये। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 279A में ये कहा गया है कि एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा, मतलब उसको बनाने का प्रोविजन इसके अंदर है। प्लस उसका कॉम्पोजिशन भी इसी में बताया गया है कि उसके अंदर कौन कौन होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात उनमें से जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, तो 279A में क्या है? जीएसटी काउंसिल बनाने की बात कही गई है और उसका कॉम्पोजिशन बताया गया। कॉम्पोजिशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही चेयरमैन होंगे जीएसटी काउंसिल के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 280। ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या कहा गया है
कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, यानी फाइनेंस कमीशन को बनाने का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 280 में है। दूसरी बात, ये इसका कॉम्पोजिशन भी बताता है कि एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर्स होंगे। फिलहाल तक तो यही है। तो आर्टिकल नंबर 280 किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 315। ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सॉरी पार्ट 14 का आर्टिकल नंबर 315 क्या कहता है? ये कहता है कि सेंट्रल लेवल पे तो यूपीएससी बनाया जाना चाहिए और स्टेट लेवल पे स्टेट पीसीएस बनाया जाना चाहिए। यानी कि यूपीएससी बनाने का प्रोविजन और स्टेट पीसीएस बनाने का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 315 में है, पार्ट नंबर 14 के। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 हमारा इलेक्शन से रिलेटेड है। सारे आर्टिकल्स इसमें इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 की क्या, ये किससे रिलेटेड है? ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल नंबर 324 में। तो इलेक्शन कमीशन देख लिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 किससे रिलेटेड है? इसमें जितने भी आर्टिकल हैं ये सब रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब वन बाय वन हम देखते हैं किसमें क्या है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल 330। इसका टाइटल है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 330 क्या कहता है कि जो हमारा लोकसभा है उसके अंदर एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये बात कहता है आर्टिकल 330। अब आते हैं 331, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। इसके अंदर क्या लिखा है 331 में? इसमें यह लिखा है कि प्रेसिडेंट कोई 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। 331 में ये हो गया। 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द काउंसिल। 332 क्या कहता है? जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी स्टेट्स की, उनमें भी रिजर्वेशन होगा एससी और एसटी के लिए, ये बात 332 में कही गई है। अब है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 333। इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ये भी यही बात कहता है कि जो गवर्नर हैं स्टेट के, वो किसी एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हमने लोकसभा में देखा कि रिजर्वेशन है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है। सिमिलरली स्टेट असेंबली में भी रिजर्वेशन है और एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे हाउसेस की बात। अब हम आ जाते हैं दूसरी बातों पे, आर्टिकल नंबर 335 पे। आर्टिकल नंबर 335 क्या कहता है? क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। ये जो नौकरी में जो नौकरियां निकलती हैं इसमें रिजर्वेशन होता है ना एससी एसटी के लिए सब, ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 335 में। नौकरियों का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ है। इससे पहले वाले सीट्स के लिए थे, इन हाउसेस, यहाँ है नौकरी वाली बात। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 338। इसमें क्या है? इसमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एससीज के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए, ये बात आर्टिकल नंबर 338 में कही गई है। अब 338 में ए और बी भी हैं। 338 ए क्या कहता है? ये कहता है जो एसटीज हैं उनके लिए कमीशन बनाना चाहिए। 330 बी क्या कहता है? ये कहता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो नेशनल कमीशन से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं। 338 है एससी के लिए, 338 ए है एसटी के लिए, 338 बी है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब बस 3 आर्टिकल और रहते हैं इसके अंदर, वो है आर्टिकल नंबर 341। इसका टाइटल है शेड्यूल कास्ट, यानी कि कुछ कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी है। प्लस पार्लियामेंट इनमें विद टाइम कोई कास्ट ऐड या डिलीट भी कर सकता है, ये भी इसके अंदर मेंशन है। शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में मेंशन है? 341 में। आर्टिकल 342 इसमें क्या है? इसमें शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटीज यानी कि। और लास्ट है आर्टिकल 342 ए। इसके अंदर क्या मेंशन है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इसके अंदर मेंशन है। ये पार्ट हुआ हमारा समाप्त। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 पूरा लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो इसमें आर्टिकल्स भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड होंगे, तो हम वो देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343।
इसका टाइटल है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पूरी बात को याद रखना है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी यूनियन की? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी हिंदी। दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई है कि जो न्यूमरल्स होंगे ना वो हिंदी न्यूमरल्स नहीं होंगे, यानी कि हिंदी में जैसे लिखते हैं ना हम 1 2 3 वैसे नहीं लिखा जाएगा। जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स हैं वो होगा हमारा ऑफिशियल, यानी कि 1 2 3 ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक तीसरी बात इसके अंदर और लिखी गई है कि अभी 15 साल तक, ये कब कह रहा हूँ, कमेंसमेंट के टाइम पे, यानी कि 1950, ये कहते हैं 1950 से लेकर 1965 इन 15 साल के लिए इंग्लिश को भी साइड बाय साइड कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि एकदम से हम वर्किंग लैंग्वेज को बदल नहीं सकते, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो तब 15 साल के लिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसको डिस्करेज करके खत्म कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 1965 के बाद आज तक ये चलती आ रही है हमारे ऑफिशियल वर्क के अंदर। इसके बाद एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करिए हमने, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं करी है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहुत डिबेट हुई थी कि एक नेशनल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए, पर हम किसी एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच नहीं पाए। कोई कहता था इसे बनाओ, कोई कहता था इसे, तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे ही नहीं, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई सिर्फ। ठीक है, तो आर्टिकल 343 था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आर्टिकल है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, यानी कि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। ये बात इसमें कही गई है स्टेट अपने लिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, एक या एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बना सकता है कोई स्टेट। तो पहले 343 में थे यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात, 45 में स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 348। इसमें क्या लिखा है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट्स एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा। ये कहता है जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और एक्ट्स और बिल, इनमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, यानी कि हमारे कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, जो बिल्स आएंगे उनमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, एक्ट्स में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। तो ये कहते हैं इनमें अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश इस्तेमाल की जाएगी। अब लास्ट आर्टिकल है लैंग्वेज से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 351। ये क्या है? डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को प्रमोट करने के लिए है आर्टिकल के, इसे प्रमोट करा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 18। ये है इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसके अंदर। तो इससे पहले मैं बता दूं कि टोटल 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी? पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी प्रेसिडेंट रूल, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कुछ लोग प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ऑल्दो एप्रोप्रिएट टर्म तो प्रेसिडेंट रूल ही है, तो इसे आप प्रेसिडेंट रूल ही याद रखिए, वरना स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो हम इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 352 यानी कि 352 रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से, 356 रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल से जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, आर्टिकल 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। इनको याद करना बहुत ईजी है, दोनों के अंदर प्लस ऐड कर 4 प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। 352 में 4 ऐड करेंगे 56 आ गया, 56 में 4 ऐड करेंगे 60 आ गया। इन तीनों आर्टिकल्स को याद रखना बड़ा ईजी है। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 20 पे। पार्ट नंबर 20 का क्या नाम है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। 368 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। इसमें क्या मेंशन्ड है? इसमें ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ये प्रोविजन इसके अंदर है। और साथ में मैंने पहले भी बताया था बिल्स के टाइम पे, पिछली वीडियो में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी इसी के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 में क्या है? इसमें है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, तो इसमें 2 आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 370 यानी कि 370। इसमें क्या है? इसमें जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उससे रिलेटेड जो टेम्पररी प्रोविजंस है ना, वो इसके अंदर गिवन है। इसमें से जब पहले कुछ मुद्दा उठा था ये, इसमें से सिर्फ कुछ चीज़ें डिलीट करी गई थी, पूरा आर्टिकल डिलीट नहीं किया था। आज भी ये आर्टिकल है, इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। तो 370 रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 371 से लेकर आर्टिकल नंबर 371J। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनके अंदर क्या है, 371 से लेकर 371J में इनके अंदर ना स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स को लेकर। जैसे कि 371 में किसी स्टेट के लिए रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है, 371A में किसी स्टेट के लिए है, 371B में किसी स्टेट के लिए है, ऐसे J तक हैं। ये टोटल 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस गिवन है। तो वो सारे स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो 371 के अंदर हैं। अब लास्ट पार्ट और हमारे लास्ट के 2 आर्टिकल। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 22। इसके अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल नंबर 393, इसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल। यही इसका टाइटल है, शॉर्ट टाइटल। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है, एग्जैक्ट मैं लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। बस यही इतनी छोटी सी बात कही गई है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 393 में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसका नाम ये आर्टिकल देता है। लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 394, इसका टाइटल है कमेंसमेंट। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें ये बात कही गई है कि जो हमारा पूरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा तो एनफोर्स किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया जाएगा। पर कुछ आर्टिकल्स जिस दिन ये बन के रेडी होगा ना उसी दिन एनफोर्स कर दिए जाएंगे। वो आर्टिकल थे आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और ये खुद भी यानी कि 394। ये आर्टिकल्स जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होगा उसी दिन एनफोर्स कर दिए जाएंगे। पर बाकी सब आर्टिकल्स जो है वो 26 जनवरी 1950 यानी कि कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही एनफोर्स किए जाएंगे। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे। इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।